गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपका साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना में आगे आपका जैसे विंड्स, स्टॉर्म्स, मतलब इन चीज़ों की वजह से हमें क्या नुकसान होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो भी इस चैप्टर में पढ़ना है। सिर्फ विंडो स्टॉर्म ही नहीं, लाइटनिंग की जब लाइटनिंग होती है तो आपने देखा है कि कभी भी अगर किसी पे लाइटनिंग पड़ जाए, किसी के घर पे पड़ जाए तो कितना नुकसान होता है। इवन की डेथ भी हो जाती है अगर किसी इंसान पे पड़ जाए। ठीक है, और आपने इस चैप्टर में इसके साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन चीज़ों को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, और इनसे बचने के लिए क्या हम प्रिकॉशंस लेंगे वो भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी। यू माइट हैव रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, सभी को पता होगा विंड्स क्या होती हैं। विंड्स होती हैं जो थोड़ी बहुत हवा चलती है। स्टॉर्म्स होते हैं जो तेज़ हवा चलती है। विंड होती है, विंड वैसे उसको बोलते हैं मूविंग एयर के चलने को विंड बोलते हैं। बस स्टॉर्म बोलते हैं जब हमारी एयर बहुत ही तेज़ चल रही हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोशन में हो तब हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, तूफान। और साइक्लोन का भी आपको पता है, जब हमारी ये एयर जो है वो और भी ज़ोर से, इसकी जो मूवमेंट है और भी फास्ट हो जाए, कितनी मूवमेंट हो जाए, कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, चाहे गूगल सर्च करो, जैसे मर्जी करो, ये आपने मुझे बताना है। जब साइक्लोन आता है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, सॉरी होनी चाहिए नहीं, कितनी होती है। ठीक है, साइक्लोन्स कैन काज ए लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये भी पता है आपको, साइक्लोन क्या होता है, बवंडर कहते हैं इसको। ठीक है, हवा जब बहुत ज़्यादा तेज़ और गोल गोल घूमती है, आपने सुना हुआ है, आपने देखा हुआ है, छोटी क्लासेस में बुक्स में आपने पढ़ा भी है कि ये जो साइक्लोन होते हैं, जब साइक्लोन आता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ह्यूमन लाइफ मतलब कि जो भी इंसान इसकी चपेट में आता है वो मर जाएंगे। जो प्रॉपर्टी जो अगर इसकी चपेट में कोई घर, एनिमल जो आपने रखे हुए हैं वो आ जाएंगे, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सभी डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब। ठीक है, नुकसान होगा हमारा बहुत। वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्राम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। हम अपने आप को इन सभी डिस्ट्रक्टिव हो गए ख़तरनाक नेचुरल फिनोमिना से अपने आप को कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, अगर हम कुछ सेफ्टी मेजर्स ले लें, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले लें, अगर हमें थोड़ा बहुत पहले पता चल रहा है कि ये चीज़ होने वाली है तो हम वो जगह चेंज कर लें। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। कह रहे हैं साइक्लोन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। इस चैप्टर में हमने 2 और नेचुरल फिनोमिना डिस्कस करने हैं। कौन कौन सा, एक मिनट अभी बताते हैं आपको। इस चैप्टर में हमने 2 नेचुरल फिनोमिना डिस्कस करने हैं। वो है आपका लाइटनिंग और दूसरा है आपका अर्थक्वेक। इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है इनका और इनसे कैसे बचा जाए। ठीक है बेटा, वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय दिस फिनोमिना। और हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये मतलब स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को कैसे इनसे बचा सकें। ठीक है, अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकें इनसे बचने के लिए। तो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहले हम फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना पढ़ेंगे, लाइटनिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wires becomes loose. This phenomena is quite common when a wind is blowing and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark but on a huge scale. कह रहे हैं कि हम सभी ने इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल, उसमें से हमने समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि स्पार्किंग निकल रही है। आप सभी ने भी देखा हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, जब बिजली का कोई ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास है
तो समटाइम्स उसमें से स्पार्किंग होती है, चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब उसकी कोई वायर लूज़ हो। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो स्पार्किंग वाला फिनोमिना है, स्पार्किंग ज़्यादातर हमें कब देखने को मिलती है? जब विंड वगैरह चल रही हो, ठीक है, या फिर वो वायर उसकी लूज़ हो गई हो, वायर हिल जाए, तब हमें ये स्पार्किंग देखने को मिलती है। यू माइट आल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट। और उसके बाद ये कह रहे हैं इसी तरह से सिमिलर, जैसे हमने ये पोल पे देखी स्पार्किंग, वैसे ही हम अपने घरों में भी देखते हैं। कई बार हम सपोज़ करो हम कोई प्रेस का स्विच लगा रहे हैं, टीवी का स्विच लगा रहे हैं, तो हमें क्या दिखती है? स्पार्किंग। हर बार नहीं, कभी कभी जब कोई हमने वायर गलत लगा दी हो या प्लग अच्छी तरह से नहीं लगाया हो, तब होता है ऐसे, हम देखते हैं स्पार्किंग नज़र आती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग, बिजली का जो चमकना है, वो भी क्या है? एक स्पार्किंग ही है। लेकिन ये जो हमने स्पार्किंग डिस्कस की कि पोल से स्पार्किंग हुई या फिर हमने घर में स्पार्किंग देखी, ये छोटे लेवल की स्पार्किंग है। और जो लाइटनिंग होती है वो भी क्या होता है? एक टाइप की चिंगारियाँ ही निकलती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ह्यूज स्केल हो गया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। कह रहे हैं कि पुराने ज़माने के लोगों को इसका रीज़न नहीं पता होता था कि ये स्पार्किंग जो है वो कैसे होती है, क्यों हो रही है, ये चिंगारियाँ क्यों दिखाई देती हैं उनको, मतलब ये जो लाइटनिंग है ये क्यों नज़र आती है, उनको इसका रीज़न नहीं पता था। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. रैथ वर्ड यहाँ पे न्यू है, तो इसको ज़रा पहले अंडरलाइन करो, रैथ। ठीक है, मतलब सुनिए इसका क्या होता है। पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, लाइटनिंग का कोई नॉलेज नहीं था, तो वो डर जाते थे। जब भी लाइटनिंग होती थी तो वो सोचते थे कि भगवान, गॉड हमसे गुस्सा हो गया और हमें अपना कोप दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रैथ वर्ड क्या होता है? रैथ होता है कोप। सुना होगा आपने कोपित, कि भगवान हम पे क्या हो गए हैं? कोपित हो गए हैं, इसलिए भगवान हम पे क्या कर रहे हैं? लाइटनिंग छोड़ रहे हैं। ये पुराने ज़माने के लोग जो थे वो ऐसा मानते थे, जबकि ऐसा नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि उनको तो नॉलेज नहीं था लाइटनिंग के बारे में। हमें तो है कि लाइटनिंग कैसे होती है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज़ काज्ड बाय द अकम्युलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें अच्छी तरह से पता है कि जो लाइटनिंग होती है ये भगवान के गुस्सा होने से नहीं होती है, ये होती है जब हमारे बादल हैं, जब हमारे बादलों, सपोज़ करो ये क्या है? बादल है। जब हमारे बादलों में क्या होता है? चार्ज। ये प्लस प्लस क्या बना रही हूँ मैं? ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। छोटी क्लास में पढ़ चुकी हो आप, ठीक है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है 7th में कि हमारे पास 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे जो क्लाउड है, जब इसमें क्या बन जाते हैं? चार्ज बन जाते हैं, चार्ज एकमुलेट, चार्ज पैदा हो जाते हैं इसके अंदर, तब लाइटनिंग होती है। ठीक है, चार्ज बढ़ने से ही लाइटनिंग नहीं होती है। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज की वजह से लाइटनिंग होगी। ठीक है, वो अगले नेक्स्ट वो आगे बताया, आगे ही इसी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ, मैं थोड़ी आगे है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। तो हमें इससे लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान में गुस्सा हो रहे हैं, ये चार्ज पैदा होने की वजह से होती है। ठीक है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम द डेडली स्पार्क्स। लेकिन ये कह रहे हैं कि समटाइम्स बहुत ही डेडली स्पार्क्स होते हैं, बहुत ख़तरनाक लाइटिंग होती है, तो उससे हमें अपने आप को थोड़ा बचाना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। स्पार्किंग के बारे में जो ग्रीक लोग थे वो पहले ही जान चुके थे। द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC। जो पुराने ग्रीक्स लोग थे वो 600 BC से पहले ही जान गए थे कि स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग भी कोई चीज़ है। कैसे पता चला था उनको? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ते हैं। उन्होंने क्या लिया था? एक एम्बर लिया था। अब एम्बर क्या होता है? एम्बर के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम्बर इज़ ए काइंड ऑफ रेजिन। अब रेजिन क्या होता है? रेजिन मैं समझाती हूँ आपको, नहीं तो आप नेट से, इससे गूगल से देखना क्या होता है। रेजिन
आपने देखा होगा कि कई बार कुछ प्लांट जो होते हैं या कुछ ट्री जो होते हैं ना, उनमें से अपने आप कुछ ऐसे गम जैसा मटेरियल निकल रहा होता है, ठीक है, आपने देखा हुआ रेजिन को। सभी प्लांट का अलग अलग होता है, जो भी मतलब प्लांट से ये रेजिन निकालते हैं, गम सा निकालते हैं, सभी का अलग अलग होता है। तो रेजिन क्या होता है, एक टाइप का गम होता है, एक टाइप का, जब ये सूखता है ना ये मटेरियल, जब भी पहले ये प्लांट से क्या होता है निकलता है, फिर जब ये सूखता है तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है। जब गीला होता है तब तो ऐसे चिप पदार्थ होता है, ठीक है, मतलब चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे ये सूख जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा होगा तो आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करना कि मैम हमें नहीं पता है, तो फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ और बताऊंगी आपको। वैसे आप सभी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा रेजिन क्या होता है, एक टाइप का गम होता है जो प्लांट से निकलता है और सूख के क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, हार्ड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए आगे। उन्होंने क्या किया, एम्बर लिया। उन्होंने एम्बर लिया, एम्बर को जब फर के साथ रब किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, एम्बर लिया, एम्बर को फ़र के साथ रब किया। रबिंग समझते हो ना, रब किया, जैसे हम दो हैंड आपस में रब करते हैं, वैसे ही उन्होंने एम्बर और फ़र को रब किया आपस में। फिर उन्होंने उस एम्बर से क्या किया, एम्बर को देखा तो एम्बर क्या कर रहा था, छोटे छोटे पार्टिकल्स को चिपका रहा था। छोटे छोटे पार्टिकल्स या लाइट पार्टिकल्स हो गए, हल्के पार्टिकल्स जिनका वेट बहुत कम होता है, जैसे कि हेयर। उन्होंने देखा कि जो एम्बर था वो हेयर को अपनी तरफ खींचने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। या फिर आप कागज़ को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो उसको भी वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि पहले वो चार्ज नहीं था। जैसे ही रबिंग करने से क्या होता है, चार्ज एकमुलेट हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है एम्बर में। आपने भी देखा होगा जब आप हैंड रबिंग करते हो तो पहले तो आपके हैंड ठंडे होते हैं, लेकिन जब रबिंग करते हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस हुई मतलब क्या हो गया, आपके हैंड क्या हो रहे हैं, चार्ज हो गए। अब आगे सुनिए, कहाँ पहुँचे थे हम। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on ends. If you take off these clothes in the dark, you see even a spark and hair crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that the lightning and the sparks from your clothes are essentially the same phenomena. However, this realization took 2000 years. बेटा ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, हो सकता है नहीं भी देखा हो, पर ट्राई करना। जब भी सर्दियाँ आएंगी ना तो ये बोल रहे हैं कि सर्दियों में जब हमने वूलन के कपड़े पहने होते हैं या फिर पॉलिस्टर के कपड़े पहने होते हैं ना, तो जब हम उनको क्या करते हैं, पहले तो इन्होंने बोला कि जब आपने उनको पहना होता है ना तो आपके जो स्किन के हेयर हैं, जैसे आपकी बाजू के जो हेयर हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको पहनने से खड़े हो जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे वो। जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, गर्मियों में कॉटन पहने होते तो उससे कुछ ही नहीं होता, लेकिन सर्दियों में वूलन से हो जाता है ऐसे। और फिर ये कह रहे हैं कि और जब आप ये वूलन क्लॉथ किसी अंधेरे कमरे में खोलो, अंधेरे कमरे हो गया मतलब जहाँ पे आपने लाइट बंद की हुई है और रात का अंधेरा है, तो वहाँ पे आप ये कपड़े खोलो तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्रैकलिंग साउंड आएगी। क्रैकलिंग साउंड होती है, ऐसे कट कट की आवाज़ आएगी, या फिर आपको थोड़ी छोटे छोटे स्पार्क दिखाई देंगे, ऐसे लगेगा कि कुछ जलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। इस अगर आपने ट्राई किया है तो अच्छी बात है, नहीं ट्राई किया है तो इस साल आप ट्राई करना सर्दियों में, ठीक है। देखना अंधेरे कमरे में जाके जब आपने वूलन के कपड़े पहने होंगे। याद रखना कि जो वो वूलन का कपड़ा ना आपकी बॉडी के साथ टच में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि नीचे आपने पहले ही कोई फुल बाजू वाली कोई टी शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने स्वेटर पहना है तो फिर आपको दिखाई देगी, नहीं। जब वूलन कपड़े की ये साउंड, क्रैकलिंग साउंड तभी आपको आएगी जब वो वूलन का क्लॉथ आपकी स्किन के टच में होगा, ठीक है बेटा, तब आपको वो क्रैकलिंग साउंड आएगी और ये कड़कड़ की आवाज़ सुनाई देगी और लाइटनिंग दिखाई देगी, छोटी छोटी, बिल्कुल अगर आप ध्यान दोगे तो दिखाई देगी, ऐसे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको फील भी नहीं होगी वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट था, इसने बताया था कि ये जो हमारे क्लॉथ से स्पार्किंग होती है ये पूरी सिमिलर है, जैसे हमारे क्लाउड जो है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं उसके जैसी ही है, मतलब वही रीज़न है। जहाँ पे भी हमारी बॉडी में भी क्या हुआ, बॉडी भी चार्ज हुई तभी हमें लाइटनिंग दिखाई दी, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, क्लाउड चार्ज होते हैं तो फिर हमें लाइटनिंग दिखाई देती है।
लेकिन तब उसकी बात को कोई किसी ने माना नहीं था, और इस बात को मानते मानते पूरी दुनिया ने कितने साल लगा दिए, 2000 साल लगा दिए इस बात को एक्सेप्ट करने में कि ये जो हमारी बॉडी चार्ज प्रोड्यूस करती है वूलन क्लॉथ के रब होने से, ये वही चार्ज है जो क्लाउड में चार्ज प्रोड्यूस होने से लाइटनिंग होती है, सेम है, मतलब सिमिलर फिनोमेना है, एक ही प्रोसेस है ये दोनों। हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है चार्ज, छोटे लेवल पे करती है, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है या कम लाइटनिंग दिखाई देती है, और जो हमारे क्लाउड करते हैं लाइटनिंग वो हाई लेवल पे करते हैं, ठीक है। आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। मैं बहुत हैरान हूँ कि लोगों ने इतने साल लगा दिए इस चीज़ को करने में। अब नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा बिना रीडिंग के मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला पैराग्राफ थोड़ा बीच बीच में बिना रीडिंग के आपको समझा दूँगी, ठीक है। रीडिंग आप खुद कर लेना, मतलब मैं समझा दूँगी। अब इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है, कई बार तो हज़ारों साल लग जाते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने में। तो ये भी क्या था, मतलब एक न्यू डिस्कवरी करने में क्या लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इतने साल लग गए, इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं जब कोई हम न्यू चीज़ें डिस्कवर करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये बोल रहे हैं कि लाइटनिंग को समझने के लिए कि जो लाइटनिंग होती है वो चार्ज प्रोड्यूस होने से होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 एक्टिविटीज़ करेंगे नीचे, क्योंकि लाइटनिंग का पता हमें तभी चलेगा ना जब हमें चार्ज के बारे में पता चलेगा कि चार्ज कोई चीज़ होती है। चार्ज के रब होने से ही क्या होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो पहले हम चार्ज की स्टडी करेंगे। पहली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, चार्जिंग बाई रबिंग। कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे हम, रब करके। एक्टिविटी 17.1, टेक ए यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वाइगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। आपने एक बॉल पेन लेना है, यूज बॉल पेन हो गया कि बॉल पेन का खाली रिफिल लेना है, उसको हमने पॉलीथीन के पेपर के साथ क्या करना है, रब करना है। पॉलीथीन का पेपर नहीं, पॉलीथीन लिफाफा ले लो, उसके साथ रब करना है। फिर आप क्या करोगे, इस बॉल पेन रिफिल को आपने एक पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, एक कागज़ के पेज के छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं, फिर उनके पास लाना है इस रिफिल को। आप क्या देखोगे, ये जो बॉल पेन रिफिल है ये उन पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, चार्ज हो चुका है। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद द मेटालिक ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप ये प्रोसेस करोगे तो जिस साइड से आपने चार्ज किया है ना, जिस साइड से आपने चार्ज किया, सपोज करो ये ये पेन का अगला हिस्सा है, ये वाला जहाँ पे मैंने एरो बनाया, ये पेन का अगला हिस्सा है। तो यहाँ से आपने क्या किया, उसको रब किया पॉलीथीन के साथ, अगले पार्ट से रब किया। तो इस पार्ट को आपने हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर भी चार्ज होता है। ह्यूमन बॉडी भी एक ऐसी बॉडी होती है, चार्ज बॉडी है। अगर आपने इसको टच कर लिया तो सारा का सारा चार्ज हमारे अंदर आ जाएगा, इसलिए अगले पार्ट को टच नहीं करना है, ठीक है। आपने पीछे से टच कर लेना, आगे से नहीं करना है, ये कह रहे हैं ये। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ। पहले आपने कागज़ के टुकड़ों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, अब आपने ड्राई लीफ लेनी है, छोटे छोटे पत्ते, सूखे हुए पत्ते लेने हैं, हस्क लेना है, हस्क होता है सूखी घास लेनी है, एंड मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने लेने हैं, उनके साथ भी ऐसे ही करके देखना कि क्या सबके साथ ये ऐसा होता है, सबको मतलब ये रिफिल जो है अपनी तरफ खींचता है या नहीं खींचता है। रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, मतलब एक टेबल बना के नोट करना है कि किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और किसने नहीं। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो जब हम प्लास्टिक रिफिल को क्या करेंगे, रब करेंगे पॉलीथीन के साथ, तो उस पर क्या आएगा, स्मॉल चार्ज, ठीक है। मतलब वो चार्ज हो जाएगा और उस पर जो थोड़ा सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट एक्वायर्स ए स्मॉल चार्ज। इसी तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट प्लास्टिक की कॉम्ब के साथ कर सकते हो, जो जिससे आप कॉम्ब करते हो घर में, प्लास्टिक की कॉम्ब के साथ भी कर सकते हो। जब आप कॉम्ब करोगे तो कॉम्ब क्या हो जाएगी,
आपकी कॉम चार्ज हो जाएगी। फिर उसके बाद वो अगर आप उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाओगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर आल्सो गेट्स चार्ज। जब बोल रहे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने रिफिल और प्लास्टिक कॉम को चार्ज किया, तो सिर्फ यही चार्ज नहीं हुए, जिनके साथ हमने इनको रब किया वो चीज़ें भी चार्ज होगी। जैसे हमने रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब किया तो पॉलीथीन भी चार्ज हुआ, प्लास्टिक को हमको हेयर के साथ रब किया तो हमारे हेयर भी चार्ज हुए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जब हम किसी दो चीज़ों को रब करते हैं आपस में तो सिर्फ एक ही चीज़ चार्ज नहीं होती है, दूसरी चीज़ भी चार्ज होती है। लेट अस ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। चलिए ट्राई करते हैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हम जानते हैं, देखेंगे कि हम उनको भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है, ये मतलब एक टाइप की एक्टिविटी है, इसमें से हमने 2 एक्टिविटी की हैं, बाकी आपने खुद करके देखनी है। रिफिल ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट हमने लिया रिफिल, किसके साथ इसको रब करना है, पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ के साथ। फिर देखना है कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पेपर के पीसीस को अट्रैक्ट करता है, यस करता है। ठीक है, चार्ज या ना चार्ज, ये रिफिल जो है ये चार्ज है या नहीं चार्ज है, चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज होगा। बैलून के साथ भी इसी तरह से करके देखना, बैलून को आपने पॉलीथीन या फिर वूलन क्लॉथ या फिर ड्राई हेयर के साथ करना है तो इसके साथ भी सेम आएगा, यस, और ये भी चार्ज कंसिडर होगा। इरेज़र को बूल के साथ करेंगे तो होगा। इरेज़र बेटा याद रखना है, इरेज़र क्या है, इंसुलेटर है। चार्ज हमेशा वही चीज़ होती है जिसमें से क्या होता हो, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर जाती हो। ठीक है, मतलब जो चीज़ में से करंट फ़्लो होता हो सिर्फ उन्हीं वही चीज़ें चार्ज होती हैं। अब इरेज़र आपको पता है, इरेज़र को जितना मर्जी करंट दे लो, इरेज़र को जो मर्जी रब कर लो, ये कभी भी चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पे नो आएगा। तो चार्ज होगा ये नो, नॉट चार्ज। स्टील स्पून वाला आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, और खुद लिखेंगे अपनी बुक पे जो जैसा भी वो करेगा बिहेव। एक्टिविटी 17.2, collect the objects and the materials listed in table 17.1. Try to charge each by rubbing with the materials mentioned in the table. Record your findings. बेटा ये कह रहे हैं कि जो भी नीचे पिक्चर्स में चीज़ें दिखाई हुई हैं ना वो सारी कलेक्ट कर लीजिए। अब इस नीचे वाली एक्टिविटी में हमने क्या सीखना है कि कितने टाइप के चार्ज होते हैं। ऊपर तो हमने सिर्फ ये सीखा ना कि चार्ज होता है, अब इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने ये सीखना है कि चार्ज जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस कर रही थी ना पीछे कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो इन एक्टिविटी से हमने सीखना है। एक्टिविटी 17.3, इन्फ्लेट 2 बैलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। 2 बैलून को इन्फ्लेट करना है, फुलाना है, फिर उनको इस तरह से टांग देना है कि वो एक दूसरे को टच ना कर पाएँ। रब बोथ द बैलून्स विद अ वूलन क्लॉथ, दोनों ही बैलून को वूलन के कपड़े के साथ रब करना है और छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उनको इस तरह से लटकाना है, मतलब उनको जो पास नहीं, आपने क्या करना है उनको थोड़ा दूर दूर रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसको पॉलीथीन के साथ या वूलन क्लॉथ के साथ रब किया, फिर देखना कि क्या होता है। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल्स। अब यही एक्टिविटी आपने किसके साथ करनी है, यूज्ड पेन रिफिल के साथ, वही खाली रिफिल के साथ करनी है। उसको भी आप क्या करोगे, पॉलीथीन के साथ रब करोगे। उसको भी आप क्या करोगे, पॉलीथीन के साथ रब करोगे। बन refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand, you rub bun। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सेम आपने क्या करना है, पेन जो खाली रिफिल होंगे उनके साथ भी ये एक्टिविटी करनी है। आपने उनके एक एंड को, खाली रिफिल के एक एंड को, चाहे अगला चाहे पिछला एंड, एक एंड को आपने पॉलीथीन के साथ रब करना है, फिर ध्यान से उसको ग्लास टम्बलर में रख देना है। ठीक है, रब दी अदर रिफिल आल्सो विद पॉलीथीन,
ब्रिंग इट क्लोजर टू द चार्ज रिफिल। फिर आपने दूसरे रिफिल के साथ भी ऐसे ही करना है, उसको भी रब करना है, और उस रिफिल को फिर आप क्या करोगे, जिस साइड से आपने रब किया होगा ना, सपोज़ करो मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या किया, ये गिलास में एक रिफ़िल डाला, तो जो अगला पार्ट था ना, अगला पोर्शन था रिफ़िल का, वो आपने चार्ज किया था। फिर एक और रिफ़िल लिया, उसको भी आपने चार्ज किया, ये उसका अगला पार्ट है। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों चार्ज पार्ट को आमने सामने लाना है, तो देखना है कि क्या होता है, क्या वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। अट्रैक्ट होता है, आपने देखा होगा मैग्नेट कब अट्रैक्ट होते हैं, जब उनके अपोजिट पोल पास आते हैं, नॉर्थ और साउथ सामने लाएं, तब वो चिपक जाते हैं। अगर दोनों नॉर्थ पोल सामने लाएं तो वो कभी भी चिपकते नहीं, दूर दूर जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये कभी भी चिपकेंगे नहीं, ये दूर दूर जाएंगे। और अगर इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव होगा, तो ये क्या होंगे, चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आपको। इसी तरह से बैलून के साथ होगा। बैलून, जब आपने दोनों बैलून को रब किया और उनको पास लाया, दोनों बैलून को रब किया और पास लाया, तो और अगर दोनों के ऊपर, दोनों को आपने एक ही चीज़ के साथ रब किया है, तो खुद ही सोचो, एक ही चीज़ के साथ रब करोगे तो दोनों पे सेम ही चार्ज आएगा। अगर एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे भी पॉजिटिव है, तो वो कभी भी चिपकेंगे नहीं, वो इस तरह से होंगे। देखो जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो इस तरह से होंगे वो। ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द ऑब्जेक्ट्स। बेटा मैं आपको ऐसे रफ में समझा देती हूँ इस एक्टिविटी का क्या मतलब है। रीडिंग आप खुद करते रहना, मैं ओरल समझा देती हूँ। हमने क्या करना है, 2 बैलून लेने हैं। ठीक है, 2 बैलून लेने हैं। दोनों बैलून को या तो पॉलीथीन के साथ रब करना है, या फिर वूलन के क्लॉथ के साथ रब करना है, और पास पास छोड़ देना है, पहली पिक्चर की तरह इस तरह से छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो बैलून एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दूर? क्योंकि उन दोनों पे सेम चार्ज था। वो कैसे था वो अभी बताया, कि मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते, दूर जाते हैं एक दूसरे से। वैसे ही इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज था। क्यों सेम था? क्योंकि ये दोनों ही बैलून है और दोनों को ही हमने पॉलीथीन के साथ रब किया, एक ही चीज़ के साथ रब किया। फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे बात की कि आपने एक रिफ़िल लेना है, 2 रिफ़िल लेना है, दोनों को 1 बाय 1 चार्ज करना है। फिर एक रिफ़िल का जो चार्ज अगला एंड चार्ज है, दूसरे रिफ़िल का अगला एंड चार्ज है, इन दोनों को पास लाना है और चेक करना है कि ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। रिपेल होता है दूर जाना, और अट्रैक्ट होता है चिपकना। देखना है कि क्या होता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है यहाँ पे भी ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि से एक तो ये दोनों रिफ़िल हैं, दोनों आपने दोनों को किससे चार्ज किया, पॉलीथीन के साथ चार्ज किया, पॉलीथीन के साथ रब किया दोनों को, तो एक जैसा चार्ज आया होगा दोनों पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे ये बोल रहे हैं, हमने देखा कि जब हमने 2 बैलून को पास रखा तो वो भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपके, रिपेल हुए, और 2 रिफ़िल को हम 2 चार्ज रिफ़िल को पास लाए तो वो भी नहीं चिपके, वो भी क्या हुए, दूर दूर गए। ठीक है, लेकिन फिर हमने थर्ड टाइम क्या करना है, थर्ड टाइम आप क्या करोगे, चार्ज रिफ़िल लोगे। ये ग्लास टम्बलर में दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ग्लास में रिफ़िल डाला हुआ है, रिफ़िल का जो अगला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो क्या है, चार्ज है। अब इसके पास आप क्या करोगे, चार्ज बैलून लाओगे, तो आप देखोगे अब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। खुद ही सोचो, बैलून जो है वो अलग चीज़ है, और उसको हमने वूलन क्लॉथ के साथ रब किया हुआ है, इसको हमने पॉलीथीन के साथ रब किया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, फिर ये आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि दोनों पे अलग अलग चार्ज होगा। ठीक है बेटा, ये बताया हुआ है इस एक्टिविटी में। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, समरी इनकी बताई हुई है यहाँ पे। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन, ए चार्ज बैलून रिपेल्ड ए चार्ज बैलून। जो चार्ज बैलून होगा वो चार्ज बैलून को रिपेल करेगा, यही बोला ना मैंने, ए चार्ज रिफिल रिपेल ए चार्ज रिफिल, ये भी बताया मैंने आपको। बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्ट ए चार्ज रिफिल, ये लाइन भी बताई मैंने आपको कि चार्ज बैलून जो है वो चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट करेगा, और आपस में वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं इसलिए होता है, जैसे आपने मैग्नेट पे पढ़ा था, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी ही यहाँ फॉलो होती है। ठीक है, इट इज़ ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है
कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड आप सभी ने नहीं देखी हुई, हमारी केमिस्ट्री के लैब में होती है। एक तरह की छोटी सी पतली सी रॉड होती है। किसकी होती है वो? ग्लास की। सभी के घरों में शीशे का ग्लास होता है ना, उसी ग्लास की ये क्या होती है? रॉड होती है। अब ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करो तो दोनों के ऊपर क्या आता है? नीचे सपोज करो हमने सिल्क का कपड़ा लिया और दोनों को आपस में रब किया, तो ये कह रहे हैं दोनों के ऊपर चार्ज आएगा। लेकिन माना जाता है, मतलब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है कि ये जो हमारा सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज देखने को मिला? पॉजिटिव। और ये जो हमारी रॉड है, ग्लास रॉड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप दो चीज़ों को आपस में रब करते हो तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रांसफ़र ऑफ, क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ये किया रिफ़िल और इसको पास लाया, तो हमने क्या देखा? ये अट्रैक्ट हुए। तो ऐसे ही अगर हमने कोई चार्ज चीज़ रखी होगी, उसके पास हम कोई ऐसे ही अनचार्ज चीज़ रखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो चार्ज बॉडी है अपना चार्ज किसको दे देगी? उस बॉडी को जो चार्ज नहीं है। तो वो हमने यहाँ पे सीखना है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज में। ठीक है बेटा, उसके लिए मैं आपको सेकंड वीडियो में समझाती हूँ। फर्स्ट वीडियो में इतना ही। थैंक यू।